हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लास 8 पर। मैं संजय सियाक आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 6 जो हुआ था आपके 10/8/2018 को। इसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। कोण ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है और BD बराबर 6 सेंटीमीटर हो और DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो तो CA का मान कितना होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये त्रिभुज है ABC, AB और C। फिर बोला गया है कि A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है। ये BC है, A का आंतरिक समद्विभाजक इस BC पर बिंदु D पर मिलता है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। ये A का समद्विभाजक मतलब A को दो समान भागों में बांटता है, तो कोण ये और कोण ये बराबर होगा और ये A का समद्विभाजक BC पर बिंदु D पर मिलता है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि BD बराबर 6 सेंटीमीटर। ये BD बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर और DC बराबर हो गया 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको शुरुआत में बोला गया था AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ये AB है, ये 8 सेंटीमीटर। और पूछा गया है यहाँ पर CA का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। अब यहाँ से आंतरिक कोण विभाजन के नियम से प्रमेय से हम देखें तो यहाँ पर देखो AB बटा AC बराबर होता है BD बटा DC। अब AB का मान कितना है, AB का मान है 8, AC का मान कितना है, AC का मान हमें ज्ञात करना है। और BD का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और DC का मान कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आगे करता हूँ AC। अब AC हमें निकालना है तो AC को मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये यहाँ पर इधर आ जाएगा 8 इंटू 7.5। AC को मैं यहाँ पे लेके आ गया तो 8 इंटू ये 7.5 और ये 6 भाग में चला जाएगा तो ये 6 भाग में आ गया। और यहाँ से मैं पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं भाग देता हूँ किसका, 4 का। 4 दूनी 8 और 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 का भाग जाएगा आपके 15 बार और 15 पंजे 75 और AC बराबर 5 दूनी 10। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। आपको यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, किचन के ग्रेनाइट का रंग पूछा गया है। और कथन फर्स्ट में बोला गया है कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। तो इसके कथन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते हैं कि ग्रेनाइट का रंग कैसा है। इसमें कथन फर्स्ट में बोला गया है कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। अब हमें पता ही नहीं है कि दीवार का रंग कैसा है, तो कैसे बता सकते हैं, इसलिए कथन फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। कथन सेकंड की को देखते हैं हम। कथन सेकंड में बोला गया है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। अब बहुत चमकीला से हम ये नहीं बता सकते हैं कि बहुत चमकीला पीला है, हरा है, भूरा है, कैसा है। तो कथन सेकंड से भी उसका आंसर नहीं दे सकते। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड इन दोनों से हम नहीं बता सकते हैं कि ग्रेनाइट का रंग कैसा है। तो नीचे देखते हैं कि कौन से कथन में दिया गया है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों अपर्याप्त है। तो ऐसा आपको देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 और नहीं 2 पर्याप्त है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन शब्दों के निम्नलिखित व्यवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है यदि दिए गए शब्द उस क्रम में है जिस क्रम में वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में देखा जाए तो शुरुआत में देखो इसमें भी MAB, इसमें भी MAB और इसमें भी MAB और फिर इसमें भी MAB। तो MAB तो कॉमन आ गया, इन चारों में भी MAB तो कॉमन आ गया। इसके बाद देखने पर देखो पहले में देखो MAB और फिर E आया है और सेकंड वाले में B के आगे L है, थर्ड वाले में U है और फोर्थ वाले में E है। तो एक नंबर पर कौन सा आएगा, MAB देखो यहाँ पे MAB BE
और यहाँ पर ही BE है। फिर इनमें से कोई भी एक नंबर पर होगा तो यहाँ से MAB के आगे इसमें देखो L है और इसमें क्या है MAB के आगे P है, तो ये एक नंबर पर आ जाएगा और ये कितने पर 2 नंबर पर आ जाएगा। और फिर इसमें देखने पर MAB, इसमें देखो इसमें MABL और इसमें MABU, तो ये कितने नंबर पर 3 नंबर पर। और बचा ये लास्ट वाला, ये कितने नंबर पर आएगा 4 नंबर पर। तो लास्ट में इस क्वेश्चनवाचक स्थान पर 4 नंबर वाला आएगा जो ये यहाँ पर दिख रहा है MABUAC, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान ये अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, N2O और H2O उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। अब यहाँ पर नीचे आपको परमाणु भार दिया गया है, Ba का 137, Cl का 35.5, S सल्फर का 32 और O ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको दिया गया है कि BaCl2 इसका भार कितना दिया गया है 2.08 ग्राम और Ba वैसे Ba का भार कितना होता है, Ba का भार होता है आपके यहाँ पर दिया गया 137 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, तो यह Cl2 है तो 35.5, 35 दूनी 70 और 71, ये कितना हो गया 7 और 1 8 और ये 0 208। अब 208 इंटू इसको मैं x मान लेता हूँ, इंटू x बराबर कितना है 2.08, तो x बराबर कितना हो गया, इसका मैं इसमें भाग देता हूँ तो यहाँ पर 0.01 हमें प्राप्त होगा x का मान। इसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है कि BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। तो Ba का तो भार यहाँ पे दिया गया है 137 और सल्फर का कितना है, सल्फर का है 32 और यहाँ पर नेक्स्ट है BaSO4, O का कितना है 16, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ से कितना होगा 7 2 9 9 4 कितना 13 हाथ की 1, यहाँ 6 6 12 1 13 हाथ की 1 1 1 2। अब 233 इंटू हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो यहाँ पर भी इसको गुणा करा दूंगा तो यहाँ पर भार हमें पता चल जाएगा 0.01। जब इससे गुणा कराऊंगा तो दो संख्या छोड़ के हमें पॉइंट लगाने पड़ेगा, तो यहाँ 2.33 ग्राम इसका भार हो जाएगा। किसका, यहाँ पर पूछा गया BaSO4, इसका भार हो जाएगा आपके 2.33 ग्राम। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि दिया गया प्रश्न चित्र किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, उसकी पहचान कीजिए। यहाँ आपको प्रॉब्लम फिगर दी गई है, नीचे 4 आंसर फिगर दी गई है और पूछा गया है कि प्रॉब्लम फिगर किस आंसर फिगर में पूर्णतः निहित है। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर है, ये आपको आंसर फिगर ए में तो ये मैच नहीं खा रही है। फिर आंसर फिगर बी को देखा जाए तो इसमें भी नहीं दिख रही है और दिख सी में भी नहीं रही है, परंतु यहाँ पे देखो डी आंसर फिगर डी में ये प्रॉब्लम फिगर पूर्णतः छिपी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर फिगर डी, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है, ये मुंबई को किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा। तो ये मुंबई को जोड़ेगा आपके अहमदाबाद से। और जापान की बात की जाए कि जापान के वर्तमान में पीएम कौन है, तो जापान के वर्तमान में पीएम है फूमियो किशिदो और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न पढ़े और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क सही है। अब आपको प्रश्न दिया गया है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। अब तर्क फर्स्ट में बोला गया है कि हाइड्रोजन आपके लिक्विड स्टेट में है और तर्क सेकंड में बोला गया है कि हाइड्रोजन आपके गैसीय स्टेट में है। तो यहाँ सिलेंडर में यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो सकता है लिक्विड स्टेट में भी और हो सकता है गैस अवस्था में भी हो सकता है और द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है। तो या तो इसका तर्क फर्स्ट करेक्ट होगा या इसका तर्क सेकंड करेक्ट होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया देखते हैं। तो आपको ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि या तो
1 या 2 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में आपके जो दर्पण होता है वह होता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के आने वाली जो किरणें होती है उनको पुंज बनाता है और उनको काफ़ी दूर तक भेजता है। तो वाहनों की हेडलाइट में जो आपके दर्पण यूज होता है वह होता है अवतल दर्पण, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अवतल दर्पण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है। पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने के बाद वे दाईं ओर मुड़ता है और पुणे 100 किलोमीटर चलाता है। दाईं ओर मुड़ा और पुणे कितने किलोमीटर चलाता है, 100 किलोमीटर चलाता है। आगे बोला गया है इसके बाद वे बाईं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलाता है। वे अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा के सम्मुख है। शुरुआत में यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, तो ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम, इसके सापेक्ष ये किस दिशा में है, तो ये इस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर है और यहाँ पर ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है उत्तर पश्चिम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। अब यहाँ से आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और हमें पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ 1 बटा, यहाँ से मैं 1000 का इसमें भाग दे देता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर में हमें यहाँ पर किलोमीटर का पता चल जाएगा। तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 संख्या छोड़ के, ये किलोमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर में होता है 0.001 किलोमीटर। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि WASP सीटिंग्स और हार्ड को @ और जेड के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार हार्ड टू डील इसको Z65 के रूप में लिखा जाता है और हील लॉन्ग टाइम इसको 896 के रूप में कोडित किया जाता है। तो हार्ड का कोड क्या है, तो यहाँ आपको देखना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ से देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट ये लाइन दी गई इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन आपको देखो यहाँ पे केवल हार्ड कॉमन दिख रहा है। हार्ड यहाँ पे हार्ड है और यहाँ पे हार्ड है। और इन कोड में कॉमन कौन है, कोड में देखो यहाँ पर ये जेड कॉमन है और यहाँ पर ये केवल जेड कॉमन है। तो हार्ड का कॉमन यहाँ से सीधा निकल के आ गया जेड। और हमें पूछा कि इसका कोड क्या है, हार्ड का, तो हार्ड का कोड क्या होगा, जेड। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं देखना है, आपको प्राप्त हो गया आंसर। तो फिर आपको केवल ऑप्शन देखना है कि जेड कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर ये जेड दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं। अब क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं, मतलब ये कबड्डी वाला पोर्शन है, इसको आपको हटाना है। अब क्रिकेट और फुटबॉल कौन खेलता है, इसको हटाने पर केवल यहाँ पर ये वी दिख रहा है, ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। तो अब ऑप्शन में देखना है कि वी कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो वी दिया गया आपको ऑप्शन नंबर 3 में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदाराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन व्यापन हेतु अति जटिल निवास स्थानों में भी निवास कर सकता है। तो बैक्टीरिया ये सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, ये हर मौसम में सर्वाइव कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि रियान वियना की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। अब ये कोई रियान है, रियान, ये रियान वियना, ये वियना है, एक मिनट, वियना की माँ, ये वियना, ये हो गई वियना की माँ, वियना की माँ की बहन, ये माँ की बहन, इसके पिता, इस माँ की बहन के पिता यानी वियना की माँ के पिता के इकलौते बेटे, ये इकलौते बेटे का ये
वियान कौन है, सॉरी रियान कौन है, बेटा है। तो पूछा गया कि रियान किस रूप में वियना से संबंधित है, मतलब वियना की क्या लगता है। तो वियना, ये वियना की माँ और ये वियना के माँ की बहन और ये वियना के माँ का भाई, मतलब वियना का मामा और मामा का लड़का। तो वियना के ये रियान क्या लगता है, मामा का लड़का। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया आपको चचेरा मम्मेरा या फूफेरा भाई, तो ये लगेगा आपके मम्मेरा भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है यदि संख्या x और फिर बोला गया है 4 4 4 1 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो x का मान आपको बताना है। संख्या कुछ इस प्रकार है x 4 4 4 1, ये 11 से विभाजित है। और 11 से विभाजकता का नियम क्या है, एकांतर क्रमों अंकों का योग करके, अंकों का योग करके फिर इनका अंतर करने पर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वे संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका योग कर लेता हूँ, 4 1 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स, और यहाँ से कितना होगा 4 4 8। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, वे अंतर या तो 0 हो या 11, तो ये कम्प्लीटली 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इनका अंतर करता हूँ मैं, कितना आता है 5, यानी x -3। ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 11 के बराबर या 0 के बराबर, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो x बराबर कितना होगा, ये 3 उधर जाएगा तो x बराबर, ये माइनस का उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि निम्न समीकरण की बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुनें ताकि इसका बायां भाग बराबर हो दाएं भाग के। अब आपको यहाँ पर समीकरण कुछ इस प्रकार दिया गया है 5 0 3 5, यानी 5035 बराबर है 20 के, और ये बायां भाग है। इसमें आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शनों में जो चिन्ह दिए गए ये क्रमिक रूप से रखना है ताकि ये इसका मान कितना आ जाए 20 आ जाए, ताकि ये बायां भाग इस दाएं भाग के बराबर हो जाए। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए गए चिन्ह रखते हैं क्रमिक रूप से 5, फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया -0, इसके बाद में दिया गया +3, और उसके बाद में ×5 बराबर 20। तो 5 और -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 3 15 बराबर 20, 15 और 5 20, 20 बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से इसका बाएं भाग बराबर दायां भाग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है, तो पहला पद है यहाँ पर 129, फिर 120, फिर 111, यहाँ से अंतर कितने का है 9 का। तो अब आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट सोचना है कि 9 को मैं किससे गुणा कराऊँ ताकि यहाँ पर संख्या माइनस में चली जाए। तो 9 को आपको 15 से गुणा कराना है, किससे 15 से, 15 नम 135, और 135 को यदि मैं घटाऊँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 135 में से, इस 129 में से 135 को मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर हमें -6 प्राप्त होता है, मतलब 15वां पद -6 होगा, लेकिन यहाँ से इस पद को ही गिनना है। तो 15 और 1 16वां पद, 16वां पद कितना होगा -6, और इसमें पूछा गया है कि पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये होगा -6, ये 16वां पद होगा। जो पहला पद होगा ऋणात्मक पहला पद होगा, वैसे तो ये -6 16वां पद होगा, लेकिन ये ऋणात्मक पहला पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जब चूने के पानी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रोवाइड करते हैं तो चूना का पानी दूधिया हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि 1560 की धनराशि A, B और C के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, मतलब A को प्राप्त होने वाला भाग B का 50% यानी 1/2 है। तो यहाँ से A/B बराबर कितना हो जाएगा 1/2। फिर आगे बोला गया है
कि बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, मतलब 20% का मान कितना होता है 1/5। तो यहाँ से बी बटा सी बराबर कितना हो जाएगा 1/5। अब यहाँ से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी एक बार निकाल लेता हूँ। तो यह एक ए बटा बी का मान कितना है 1/2, बी बटा सी का मान कितना है 1/5। तो यहाँ से 1, फिर ये इनको गुणा कराऊंगा तो 1/2/10 ये हो गया ए बी और सी। और यहाँ पर कुल राशि कितनी है 1560। हमारे यहाँ पर कितने आ रही है 10 और 3 13। और पूछा किसका गया है कि बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ से बी को 2 प्राप्त होगी, तो मैं इसको 2 से गुणा करा देता हूँ। 15 एकम 15 बच्चे 2, 15 दूना 26, 120 इंटू 2 यानी 240। तो 240 रुपये किसको प्राप्त होंगे आपके बी को प्राप्त होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन में बोला गया है कि नदियाँ पूजनीय है, नदियाँ क्या है पूजनीय है। और फिर बोला गया है आगे सभी देवता ही पूजनीय है। ठीक है, देवता ही पूजनीय है और यहाँ पर नदियाँ भी पूजनीय है। निष्कर्ष फर्स्ट में बोला गया है कि सभी नदियाँ देवता है, नदियाँ देवता नहीं है, ऐसा हमें इसमें डायग्राम को देखकर लग नहीं रहा है। नेक्स्ट निष्कर्ष नंबर सेकंड में बोला गया है सभी देवता नदियाँ हैं, देवता नदियाँ इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन में रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। अब आयनिक यौगिक का गुण नहीं है तो कम गलनांक और क्वथनांक ये आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही हाई होते हैं, यानी कि लो। तो ये इसका आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो BC रॉय पुरस्कार 1962 में स्थापित हुआ था और चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रख्यात व्यक्ति है उनको ये BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो यहाँ पर जगमगाता बल्ब ये एक चमकदार वस्तु है, जुगनू भी चमकदार वस्तु है और जलती हुई मोमबत्ती भी चमकदार वस्तु है। लेकिन चांद ये चमकता नहीं है। हालांकि चांद पर स्वयं चांद नहीं चमकता है। चांद पर जैसे ही यहाँ पर सन की लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है, तो हमें लगता है कि ये चांद चमकता है। अदरवाइज चांद स्वयं चमकता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चांद एक गैर चमकदार वस्तु है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है कि यदि x की दो बेनें y और z है, x की दो बेनें y और z है, ये x की दो बेनें y और z है और w की माँ y के पिता की बहन है। ये y है, इस y के पिता है, उसकी माँ कौन है, इस y के पिता की y के पिता और w की माँ है, ये w की माँ y के पिता की बहन है। ये y के पिता की बहन ये किसकी माँ है, इस w की माँ है। w की माँ y के पिता की बहन है। तो पूछा गया है WZ का क्या लगता है। तो इस Z के क्या लगता है। तो ये Z के पिता और Z के पिता की ये बहन, इस Z की बुआ, तो ये बुआ की, ये तो लड़का लगेगा या। अब W का हमें जेंडर तो हमें पता है नहीं, तो ये Z के या तो बुआ का लड़का या लड़की लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर सेकंड, चचेरा, ममेरा, मौसेरा या फूफेरा, भाई या बहन, ये इनमें से कोई हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है नानी और लिल्लू की लंबाइयों का अनुपात 4:3 है। यदि लिल्लू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर एक नानी है एक है लिल्लू, इनकी लंबाइयों का अनुपात है 4:3 और यहाँ पर बोला गया है कि लिल्लू की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। तो ये 3 बराबर कितना है 1.2 मीटर, तो 1 बराबर कितना होगा 1.2/3 और इसका मान कितना आ जाएगा 0.44 मीटर 1 का मान। तो अब पूछा गया है कि यहाँ पर तो नानी की लंबाई कितनी होगी। नानी का 4 अनुपात, अब 1 अनुपात का मान कितना है 0.4, तो 4 अनुपात का मान कितना होगा 1.6 मीटर। तो नानी की लंबाई हो जाएगी आपके 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी स्वयं इसे करने में 12 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और सी के साथ मिलकर वे 4 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। सी और डी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 15 दिनों में कर देंगे। तो पूछा गया है कि डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा एलसीएम। यहाँ से एलसीएम आएगा इनका और 120, फिर यहाँ पर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 15 बार और इसका भाग 12 का कितनी बार जाएगा 10 बार और फिर इस 4 का भाग कितनी बार जाएगा 30 बार और फिर 15 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार। तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 15 की, बी की एफिशिएंसी कितनी है 10 की। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितने की होगी 15 10 25, यानी सी की एफिशिएंसी होगी आपके, सी की एफिशिएंसी यहाँ से इधर लिख देता हूँ मैं, सी की एफिशिएंसी तीनों की 30 है, ए की 15 है, बी की 20 है, तो इन दोनों की 25 हो गई, टोटल 30 है। तो सी की कितनी बची 5 और यहाँ से देखो सी की 5 है, टोटल 8 है, तो डी की एफिशिएंसी कितने की हो जाएगी यहाँ से 3 की। अब पूछा गया है कि ये डी इस काम को पूरे काम को कितने दिनों में कर देगा। तो 3 की एफिशिएंसी से 120 काम करने में कितने दिन लगेंगे 40 दिन। तो 40 दिन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। अब यहाँ पर देखो आपको एप्पल दे रखा है और फिर यहाँ पर इसका ये जूस है, जो एप्पल से इसका जूस प्राप्त हुआ, तो ये यहाँ पर कोकून टाइप का दिया गया है ये, तो ये किससे प्राप्त होता है ऊन है, तो ये किससे प्राप्त होगी, तो ये ऊन प्राप्त होगी आपके इस ऑप्शन में। देखना है क्या क्या दिया गया है, शेर है, हाथी है, यहाँ पर नीचे एक और दिया गया डायग्राम और यहाँ पर ये भेड़, इस भेड़ से ये ऊन प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति चुनें। तो यहाँ पर सही आकृति कौन सी आएगी, आपको आंसर फिगर 4 दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी आकृति इस प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की जगह कुछ इस प्रकार का की आकृति है, वे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ऐसा किसमें दिया गया है, तो आंसर फिगर डी में देखो ये दिया गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह आंसर फिगर डी फिट बैठेगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा। अब हम क्या करते हैं, वर्ष में 4 का भाग देते हैं और सेंसफल यदि 1 बचता है 4 का भाग देने पर, या सेंसफल 2 बचता है, तो उस वर्ष में हम 6 जोड़ते हैं और 6 जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त होता है उस वर्ष का कैलेंडर और उस पिछले वाले वर्ष का कैलेंडर सेम टू सेम होता है। इसके लिए एक शर्त है, यदि हम नॉर्मल वर्ष से नॉर्मल वर्ष में जाएंगे तो इन दोनों वर्षों का कैलेंडर पूरा सेम होगा, और नॉर्मल से हम लीप में जाएंगे, लीप वर्ष में जाएंगे तो केवल 28 फरवरी तक की कैलेंडर सेम होगा। इसी प्रकार लीप से नॉर्मल में जाएंगे तो वही
28 फरवरी तक सेम होने वाला है। तो इस प्रकार इसमें 2018 का दिया गया है, तो 2018 में 4 का भाग देंगे वर्ष में 18 में, तो 4 चौक 16, 2 सेंसपल बच रहे हैं। तो 2 सेंसपल बचने पर वर्ष में हम कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, तो 18 6 24, यानी 2024 का कैलेंडर इस 2018 के कैलेंडर के समान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2024 एक नॉर्मल ईयर है और 2018 नॉर्मल ईयर है और 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाने पर 28 फरवरी तक कैलेंडर सेम रहता है। और हमें पूछा गया 3 जनवरी का बुधवार हो तो किस वर्ष में 3 जनवरी का फिर बुधवार होगा, तो वर्ष 2024 में 3 जनवरी को बुधवार ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सेकंड 2024। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि किस भारतीय पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया। तो यहाँ के तेज कीर्तिमान किसने बनाया, पर्वतारोही ने। तो इसका आंसर होगा अंशु जमसेपा। इसने 5 बार लगातार 5 दिनों में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, अंशु जमसेपा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में सेकंड में दिख रहा होगा बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल आपके फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। फिर ये प्रेमलता अग्रवाल, इसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं उनको फतेह किया था। और अरुणिमा सिन्हा ये पहली दिव्यांग भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशु जमसेपा, जिसने 5 दिनों के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, ये स्थित है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित रिसर्च बेस सेंटर अंटार्कटिका में है, ये दक्षिण गंगोत्री। इसके अलावा भारती और मैत्री 2 और आपके रिसर्च स्टेशन भी अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्थापित किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि दी गई टिप्पणी पर विचार करें और तय करें कि दिया गया कौन सा अनुमान उसमें निहित है। टिप्पणी इसमें बोला गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालयों के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है। फिर नीचे 2 अनुमान दिया गया है। अनुमान फर्स्ट में बोला गया है कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि परिपूर्ण है या नहीं। सेकंड में बोला गया अनुमान में, इसमें बोला गया है कि नए परिवेश के साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है। हाँ, यदि स्कूल के छात्र आपके इस वनस्पति उद्यान में जाएंगे तो इसके बारे में अधिक सीखने की संभावना है, अलग अलग वहाँ पर चीज़ें देखेंगे। तो ये तो अनुमान सेकंड इसका करेक्ट होगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो अनुमान सेकंड करेक्ट होगा। ये दिया गया आपको नीट टिप्पणी केवल 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन रेलवे ने इसका करेक्ट आंसर माना है कि नीट टिप्पणी 1 और 2 ने तो 1 है और ने ही 2 है, ऐसा नहीं। ये इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। सेकंड से तो अनुमान से तो लगता है कि हाँ, यदि स्टूडेंट जाएंगे उद्यान में तो उसके सीखने की संभावना तो बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो पूजिता की वर्तमान आयु में मान लेता हूँ x वर्ष, कितनी x वर्ष। और बोला गया है कि वर्तमान पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु, वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पहले x - 3, ये 3 वर्ष पहले की आयु का 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु। वर्तमान आयु कितनी है x में 2 जोड़ दूँ तो वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग, ये आधा, इसका योग कितना है आपको दिया गया है 20 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आएगा 6 और इस 6 में 3 का भाग 2 बार, फिर इसको मैं 2 से गुणा करा देता हूँ 2x - 6 प्लस इस 6 में 2 का भाग 3 बार और यहाँ पर 3x + 6 और 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 और यहाँ पर 3 2
5x और यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x बराबर 120। तो x का मान कितना होगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा आपके 24। तो पूजिता की वर्तमान आयु हमें हमसे पूछी गई है और हमने माना था पूजिता की वर्तमान आयु 1 वर्ष और x का मान कितना आ जाएगा 24 वर्ष। तो पूजिता की वर्तमान आयु होगी 24 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि संबंधित युग्म का लुप्त शब्द ज्ञात करें। यहाँ पर आपको दिया गया है सड़क, पहले सड़क दिया गया, फिर कार दिया गया। कार कहाँ पर चलती है, सड़क पर। अब समुंदर में कौन चलता है, तो समुंदर में इस प्रकार जहाज चलेगी आपके समुंदर में, लेकिन रेलवे ने यहाँ पर दिया है नदी। नदी समुंदर में थोड़ी चलती है, नदी तो समतल पर चलती है। करेक्ट आंसर तो होना चाहिए इसका फेस्ट। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वह आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर देना। मेरे अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर फेस्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि 17 × 29 बराबर 493 और फिर यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 170 × 0.029 इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इसमें भी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूँ, लेकिन यहाँ पे देखो 17 है और यहाँ पर 170 है, तो 10 से गुणा कराने पर ये पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे। तो इसका करेक्ट मान क्या होगा 4.93, ये इसका मान हो जाएगा जो आपको पूछा गया है। तो 4.93 आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। आपको कुछ यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, सॉरी यहाँ पर सीरीज दी गई है, सीरीज से संबंधित एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, उसका ऑप्शन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। सीरीज को इस प्रकार है 1 2 6, यहाँ पर खाली रिक्त स्थान, फिर 120 और फिर यहाँ पर 720। तो इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। तो देखो, 1 को 2 से गुणा कराऊँ तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 को 3 से गुणा कराऊँ तो 6, फिर मैं 6 को 4 से गुणा कराऊँ तो कितना आ जाएगा 24, फिर 24 को मैं 5 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 120, और 120 को 6 से गुणा कराने पर 720। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है 24, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे। पहिए का व्यास कितना है, व्यास को मैं डी से लिख देता हूँ। डी आपके दिए गए यहाँ पर 84 सेंटीमीटर, तो पहिए की त्रिज्या आर कितनी होगी, व्यास की आधी 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर, तो 84 सेंटीमीटर व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या आर कितनी होगी 42 सेंटीमीटर। अब पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है, वे उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। और पहिया आपके वर्ताकार होता है तो वर्त की परिधि होती है 2πr, और 2πr 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान 42। यहाँ से 6, फिर 22 दूना 44 × 6, 6 चौक 24, 2 6 24 2 26 यह सेंटीमीटर में है। तो पहिया जब एक चक्कर पूरा करता है तो 264 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। और आपको दूरी कितनी तय करनी है, कुल 792 मीटर दूरी तय करनी है। इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। और यहाँ पर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 264 सेंटीमीटर। तो इस कुल दूरी को तय करने में कितने चक्कर उस पहिए को लगाने पड़ेंगे, तो ये आपको निकालना है। तो मैं इसको यहाँ से देखो 264 का भाग इसमें 792 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 × 100। तो पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 300 चक्कर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि 27,225 का वर्गमूल कौन सा होगा। 27,225 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने पर अंतिम 2 अंक को हम यहाँ से हटा देते हैं और इकाई का अंक तो यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहता है। बचा कौन 272। अब 272 किस संख्या का वर्ग है,
तो नज़दीकी संख्या देखते हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 272, यहाँ पे 17 का वर्ग करते हैं तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो ये 289 से बड़ा हो जाएगा 256, इस 272 के नज़दीक है और छोटा भी है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 16, और यहाँ से इकाई का अंक 5 है, तो ये 5, तो ये किसका वर्ग है इस 165 का। तो 165 आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए, इस तरह से बनने वाले समूह है। तो आपको देखना है 3 समूह बनाना है। यहाँ पर आपको 9 फिगर्स दी गई है, इन 9 फिगर्स में से 3 फिगर्स को लेकर आपको 3 समूह बनाना है, जो कि प्रत्येक समूह एक विशेष प्रकार से समानता रखता हो। तो आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर समानता दर्शा रहा है। तो यहाँ से आपको देखना है कौन सा समानता दर्शा रहा है। फर्स्ट मैं पहले ले लेता हूँ फर्स्ट को, फर्स्ट, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 8 को, और फिर मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ 9 को। तो देखो 1 नंबर वाली आकृति में अंदर त्रिभुज दिख रहा है, फिर यहाँ पे 8 नंबर वाली आकृति में भी त्रिभुज दिख रहा है, और 9 नंबर वाली आकृति में भी अंदर त्रिभुज दिख रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से 3 नंबर वाली आकृति, इसके अंदर क्या है आपको अंदर वर्त दिख रहा है, और 5 नंबर वाली आकृति में भी अंदर वर्त दिख रहा है, और कौन सी में दिख रहा है 6 नंबर वाली आकृति में आपको अंदर वर्त दिख रहा है। और शेष कौन सी बची 4, 2 और 7। तो यहाँ पे 4 नंबर आकृति देखनी है आपको। 4 नंबर वाली आकृति में अंदर आपको आयत दिख रहा है, और 2 नंबर वाली आकृति में भी अंदर आयत दिख रहा है, और 7 नंबर वाली आकृति में अंदर आयत दिख रहा है। तो ये 3 समूह, इन 9 आकृतियों में से ये 3 समूह जो तीनों एक विशेष प्रकार से समानता रखते हैं, तो ये 3 समूह बन जाएंगे। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया देखते हैं, 1, 5, 7 करेक्ट आंसर। इस प्रकार से तो आना ही नहीं इसने, 1, 5, 7, 1, 5 और फिर 7, 1, 5, 7 और फिर दिया गया है 2, 6, 9, 2, 6, 9। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, इसका करेक्ट आंसर माना है। जैसे देखो 1, 5, 6, 1, 5, 6 वाली में ये बीच वाली आकृति को ये 2 रेखाएं इस प्रकार काट रही है, फिर 2, 6, 9, 2, 6, 9, इसमें बीच वाली आकृति को 3 रेखाएं काट रही है, कुछ इस प्रकार से 3 रेखाएं काट रही है, और 1, 4, 3, 8, 4, 3 और 8, इसमें बीच वाली आकृति को 2 रेखाएं इस प्रकार काट रही है। तो इस एग्जामिनर ने इस टाइप को फॉलो करके इसका आंसर दिया है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अलग हो सकता है, उसमें एग्जामिनर ने किस रूल को फॉलो करते हुए आंसर दिया है वे हमें पता नहीं रहता है। अलग अलग टाइप, अलग अलग एग्जामिनर का अलग अलग टाइप रहता है कि वे किस टाइप से आंसर इसका करेक्ट मानेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो रविचंद्रन अश्विन ने रिकॉर्ड तोड़ा था आपको डेनिस लिली का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि निम्न में से किसका मान 7 में प्राप्त होगा। अब 7 में किसी भी भिन्न का मान कब प्राप्त होता है, जब भिन्न को काटने पर या तो हर में 2 की पावर हमें n प्राप्त हो जाए, या फिर 5 की पावर n प्राप्त हो, या 5 इंटू 2 की पावर n प्राप्त हो। इनमें से कोई भी एक प्राप्त हो भिन्न को काटने पर, तो उस भिन्न का मान 100% शांत होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखो, मैं काटता हूँ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को काटने के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो भिन्न दी गई है, इस भिन्न को काटने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 12, 1/12। न तो 2 की पावर n प्राप्त हुआ, न 5 की पावर n प्राप्त हुआ, न ही 5 इंटू 2 की पावर n प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट
ऑप्शन नंबर सेकंड वाली में मैं 1/6, इसमें भी ये तीनों रूल फॉलो नहीं हो रहा है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में चलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में है 1/3, यहीं पे फॉलो नहीं कर रहा है। फिर 1/4, 1/4 इसको लिख सकता हूँ 1/2 यहाँ पर 2n, ये रूल फॉलो कर रहा है। तो इसका 10% 100% शांत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा जो कथन इन 4 ऑप्शन में दिए गए उनमें से कौन सा गलत है। कथन फर्स्ट, ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं। तो ये तो सही बात है कि ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं। कुछ जैसे मुलायम होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम, इनको छोड़कर बाकी ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं। तो ये तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में बोला गया है कि ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ये बिल्कुल गलत है। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, इसका आयतन फिक्स नहीं होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, सीमाएं और मात्राएं फिक्स होती है, परंतु इसका आयतन फिक्स नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये कथन गलत है कि ठोस का आकार अनिश्चित होता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठोस का आकार तो हमेशा निश्चित ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो पौधे में जो भोजन संचित होता है, पौधे में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च है तो आपके एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन करना इतना आसान नहीं है। यदि हमें एनर्जी की तुरंत एनर्जी की आवश्यकता हो तो ग्लूकोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये हमें तुरंत एनर्जी दे देता है, जबकि स्टार्च के पाचन के लिए हमें काफ़ी टाइम की आवश्यकता होती है और पौधों में संचित भोजन ही स्टार्च के रूप में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन थे। तो फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन थे, एस राजामौली। और वर्तमान में जो आपके फिल्म आई थी आरआरआर के आपके डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन थे, तो आरआरआर के निर्देशक ये एस राजमौली थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये चंद्रमा इस पृथ्वी के बार बार घूमता है, तो इसके द्वारा कुल कितना कार्य किया जाता है। जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूमती है तो इसके द्वारा किया गया कार्य होता है 0। ऐसा क्यों होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और इसको इस प्रकार लिखते हैं हम, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन F/s cos थीटा। और यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ वर्ताकार पथ में घूमती है तो उस वस्तु पर बल तो लगता है बाहर की ओर, घूमने पर एक बाहर की ओर बल लगता है, जबकि वस्तु विस्थापित होती है इस प्रकार से। तो बल और विस्थापन F और S के बीच कोण कितने डिग्री का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का। और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो कुल कार्य कितना होता है 0। तो वर्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होता है 0 होता है, 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किस के बीच संबंध दर्शाया जाता है। तो गति का दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थान और समय। अब पोजीशन यानी स्थिति बोल दो या स्थान बोल दो, एक ही बात है। तो स्थान या समय या स्थिति या समय के बीच गति का दूसरा समीकरण संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री फरवरी 2018 से कौन थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री फरवरी 2018 में थे आपके सुशील कुमार मोदी। और यदि बात की जाए वर्तमान 2022 में, तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन 2022 में उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री आपके कौन है, तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की।
क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि रघु ने 66 में खिलौना खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का बिक्री मूल्य कितना था? रघु ने खरीदा कितने में? 66 में। बेचा कितने में? 15% लाभ यानी 115/100। 5 का भाग देता हूँ मैं। 115 में 23 बार और 100 में कितनी बार? 20 बार। फिर यहाँ पे मैं 33, 2 का भाग 33 बार, 2 का भाग 10 बार और 33 66 33 99 9 33 66 66 और 9 कितने होंगे? 75 75/10 यानी 759/10। तो 10 का भाग देने पर कितना आएगा? 75.9। तो खिलौने का बिक्री मूल्य होगा 75.9। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75.9। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है निम्नलिखित वाक्य को सही मानते हुए निर्णित करें कि उक्त वाक्य में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वाक्य दिए गए भार भी एक प्रकार का बल है। यहाँ पे नीचे कंक्लूजन दिया गया है फर्स्ट में कि भार की इकाई न्यूटन होती है। अब बल की इकाई न्यूटन होती है तो भार की भी इकाई क्या होगी? न्यूटन ही होगी, क्योंकि भार ही एक प्रकार का क्या है? बल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके कंक्लूजन सेकंड में क्या बोला गया है? कंक्लूजन सेकंड में बोला गया है कि भार की इकाई किलोग्राम होती है। भार की इकाई किलोग्राम कैसे होगी? भार आपको वाक्य में बोला गया है भार एक प्रकार का बल है, तो बल की यदि इकाई न्यूटन है तो भार की भी इकाई न्यूटन होगी, नहीं कि भार की इकाई किलोग्राम। तो कंक्लूजन सेकंड यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और कंक्लूजन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में देखो, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी? तो ये 2018 में ऑस्कर में भारत की ओर से ये न्यूटन नामक फिल्म है, ये नॉमिनेटेड हुई थी। और 2022 की बात करें तो 2022 में ऑस्कर के अंदर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था? तो वे था कोडा फिल्म। कोडा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है आपके कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है और वोल्ट ये विभवांतर की एसआई इकाई है और ओम ये प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और उपधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? मतलब धातु और उपधातु के रूप में कार्य कौन कौन करता है? उपधातुएं धातु और उपधातु दोनों के रूप से उपधातुएं होती है वे धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर देखो आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, जर्मेनियम है, ये सभी क्या हैं? उपधातुएं हैं। ये धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करती है, जबकि ये बोरोन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बोरोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणीय की संख्या को दर्शाता है। मतलब इस फिगर में कितने त्रिभुज है ऐसा आपको पूछा गया है। तो इसमें कितने त्रिभुज है? देखो 1 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर मिल गए। फिर देखो इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर इनको मिलाने पर 10, फिर ये 11, फिर ये बड़े वाला 12 और यहाँ पर ये देखो 13, यहाँ पर ये 14 और इसके बाद कौन सा होगा? देखो ये एक ये 15 और ये 16। तो इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है। तो 16 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 16, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यदि बात की जाए कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वे है आपके थायराइड। कौन है? थायराइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो दर्पण को जब ना कहा जाए तो दर्पण को हमें कहाँ पर रखना है, दाईं ओर रखना है। तो यहाँ पर रखने पर इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा ऑप्शन में दिया गया है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब, तो ये 2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये 6 इस प्रकार से, 0 है जैसे ही रहेगा, 5 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने ये महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन के द्वारा ये भाषण दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, क्रम फर्स्ट में एम की वैल्यू कितनी होती है, एम का मान होता है 13। मतलब ABCD में हम ए जैसे ए 1 नंबर पे आता है उस प्रकार भी 2 नंबर पे इस प्रकार एम कितने नंबर पर आता है, 13 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। और जे कितने पे आता है, 10 पे। तो इस ए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में तो नीचे जे दिए गए, ये जे 10 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, एम 13 पर आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ये आकृति थर्ड है इसमें देखो ई आता 5 पर है, लेकिन इसका दिया क्रमांक कितना दिया गया है, 20। तो ये ऑप्शन ये 3 नंबर वाली आकृति है, ये इन चारों में भिन्न है। तो ये 3 नंबर वाली आकृति इनमें से चारों में से अलग होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कूलॉम का नियम क्या कहता है। अब कूलॉम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दोनों आवेशों की मात्रा के तो अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में ₹732 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर मैं काल्पनिक ब्याज निकाल लेता हूँ। मान लेता हूँ ये धनराशि थी 100 रुपये, मूलधन में मान लेता हूँ 100 रुपये। काल्पनिक ब्याज कितना आ जाएगा, दर इंटू समय, दर कितना है 8% इंटू समय कितना है 2 वर्ष 9 महीने। तो इसको मैं वर्ष में बदल देता हूँ इंटू, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 9 कितने हो गए 33/12। तो यहाँ 4 दूनी 8 और 4 3 12, यहाँ पर 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर काल्पनिक ब्याज कितना आ गया 22 और मूलधन मैंने माना था 100। तो यहाँ मिश्रधन कितना हो गया 122, मिश्रधन हो गया 122 रुपये। और यहाँ पर बोला गया कि मिश्रधन हो जाता है 732 रुपये। हम कह रहे हैं मिश्रधन हो गया 122 रुपये। अब ये इनका जोड़ा बना दिया। अब निकालना है मूलधन। मूलधन हमने माना कितना था 100, तो इससे गुणा करा दो। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर देखो 6 बार इस 122 का 6 बार भाग जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और 6 1 7, मतलब 6 बार भाग पूरा जाएगा 122 का 732 में। तो 6 इंटू 100 600, ये 600 मूलधन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। अब कथन में बोला गया है कि शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। तो ये हाथी होते हैं, ये हमेशा ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है 0.5 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन इसको गिराया जाता है 0.1 किलोग्राम की स्थिति 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कार्य होगा जो इसमें संचित होगा आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में mg और h
एम का मान कितना है 0.1 किलोग्राम, जी का मान कितना है 9.8 और एच कितनी मीटर दूर गिरती है 2 मीटर। तो किया गया कार्य इसके अंदर पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसको मैं गुणा कराता हूँ 0.1 इंटू 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 1 19, 19.6 इंटू 0.1, इसको गुणा कराने पर आएगा 1.96 जूल। ये किया गया कार्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको 4th में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का जो आपके एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, वे सबसे कम होता है। सबसे हल्का ये तत्व है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इसमें बोला गया है चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, 30 साल पहले चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना सीरिया की उम्र का 5 गुना, जितना ही सीरिया की उम्र का 30 साल पहले 5 गुना, ये दोनों बराबर था। तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। तो यहाँ पर 4c माइनस 120 बराबर 5s माइनस 150। अब मैं 5s को इधर लेके आता हूँ, 4c माइनस 5s बराबर कितना हो जाएगा, ये 120 उधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ माइनस का 150 है और ये 120 इधर प्लस का आने पर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे 30। अब मैं क्या करता हूँ, सी की जगह रख देता हूँ, 4c की जगह रख देता हूँ, 6 प्लस s और यहाँ माइनस 5s बराबर माइनस 30 और यहाँ पे 6 चौक 24 प्लस 4s माइनस 5s बराबर माइनस 30। अब 24 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 5s में से 4s जाएंगे तो माइनस s बचेगा और ये उधर जाएगा 24, यहाँ पर माइनस का उधर जाने पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 है और माइनस के और 24 इधर आने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 30 और माइनस के 24 कितने हो जाएंगे, माइनस के 54 और माइनस माइनस प्लस। तो एस की वर्तमान आयु है 54, एस की वर्तमान आयु 54 है, यहाँ पे रखूँ तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 54 और वे 6 ऐड हो जाएगी, 54 और 6 60 और इनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा योग 114। यही आपको पूछा गया है और ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है 114, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD उसके एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण है, तो AC अनुपात BD कितना होगा। तो AC अनुपात BD होगा आपके AO माइनस OC अनुपात OB माइनस OD के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको ये फिगर दिया गया है और इसमें बोला गया है कि ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा AB को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा D से D पर मिले। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो और D बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई कितनी होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार का। जब डायग्राम आपको दिखे, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे D और यहाँ पे E। इसमें एक रिलेशन होता है कि BD या DB इंटू DA बराबर होता है DE का स्क्वायर। हमें यहाँ पे निकालना है BD बोल दो या DB बोल दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे आपको ये DE दिया हुआ है क्या, हाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्या पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है AB है ये 5 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और DE दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और पूछा गया है इस BD का मान। तो यहाँ से मैं BD का मान पूछा गया है तो BD को तेजे से रख देता हूँ। DA बराबर क्या, यहाँ DA ये कंप्लीट देखो DA बराबर लिख सकता हूँ मैं AB प्लस
बी डी इंटू डी ए की जगह मैंने लिख दिया ये कंप्लीट डी ए की जगह ए बी प्लस बी डी लिख दिया बराबर डी ई। अब डी ई कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब बी डी या डी बी कुछ भी बोलो ए बी का मान कितना है 5 प्लस बी डी बोल दो या डी बी बोल दो बराबर 36। अब मैं यहाँ से डी बी का मान क्या रखूँ ताकि यहाँ पर 36 आ जाए। तो यहाँ पर देखो आप मैं डी बी का मान रखता हूँ 4 तो 5 4 9 और 9 इंटू 4 9 चौ कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से डी बी का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और यही हमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन थे। तो उस टाइम कल्पना मोरपारिया ये सीईओ थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर 4 शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित है। कितना है शिक्षित। अब एम में कुल जनसंख्या कितनी है 200, बी में कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ देखो 200 शिक्षित लोग हैं बी में और 101 शिक्षित है तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई 300। और सी में कुल जनसंख्या कितनी है 120। कुल जनसंख्या तीनों शहरों में कितनी हो गई यहाँ से 620 ही है ना तीनों शहरों में। सॉरी शहर 4 दिए गए यहाँ पे डी शहर भी है। डी शहर की कुल जनसंख्या कितनी है 120 तो ये इसमें ऐड कर दो 740 तीनों शहरों की आ गई जनसंख्या। अब पूछा गया है कि इन 740 में से कितने प्रतिशत शिक्षित है। तो शहर ए में शिक्षित कितने हैं 150, शहर बी में शिक्षित कितने हैं 200, शहर सी में शिक्षित है आपके 50 और शहर डी में कितने शिक्षित है कुल कितने 120 90 अशिक्षित है तो 30 क्या हो गए शिक्षित। तो यहाँ से 0 और 5 5 10 3 13 याद किए और यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 यानी 430 शिक्षित है। कुल कितने 740 उसमें से 430 शिक्षित है और इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देता हूँ और इसको सोल्व करने पर आएगा आपके 55.8। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबर्नियर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो डोबर्नियर ने पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव ने दी थी, फर्स्ट प्रयास मेंडलीव का था लेकिन डोबर्नियर ने एक प्रयास किया था तत्वों को वर्गीकृत करने का और उसने 3 तत्व लेकर ट्राइड बनाए थे। उसमें से फर्स्ट और थर्ड का जो आपके एटॉमिक मास था वे सेकंड वाले के बराबर आ रहा था। तो फर्स्ट ट्राइड बनाया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। तो ये ट्राइड आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया अपनाने की प्रक्रिया कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं विभेदन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, ये कुल मिलाकर 20 है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी से ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटा में अकेले दीवार का निर्माण कर सकता है। अब बिल्डर 15 घंटा में बना सकता है और फिर बाद में बोला गया है कि जबकि कोई भी विध्वंसक इसे यानी डिस्ट्रॉय इसे 10 घंटों में ध्वस्त कर सकता है। तो कुल काम कितना हो गया एलसीएम ले लेता हूँ 30। अब बिल्डर की एफिशिएंसी कितने की 2 की और डिस्ट्रॉय की एफिशिएंसी कितने की 3 की। आगे बोला गया है दीवार के न होने पर यह सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटों में बन जाती है। कुल काम कितना है 30 और ये कितने घंटों में 3 घंटों में। और एफिशिएंसी कितने की आएगी एक्स की एफिशिएंसी। अब एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पर बोला गया है 3 घंटों में यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो तो एक्स का मान कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया इसमें से विध्वंसक कितने हैं। अब एक्स का मान होना चाहिए एक्स का मान होना चाहिए 10। एक्स का मान 10 होगा तभी तो यहाँ पर 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा काम।
विध्वंसक करेंगे तो दीवार 3 घंटे में बन जाएगी। एक्स का मान कितना होने पर, 10 होने पर। तो एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, बिल्डर प्लस डिस्ट्रॉय दे, कुल कितने 20 है। ये 20 में से कितने बिल्डर होंगे और कितने डिस्ट्रॉयर होंगे, उनकी एफिशिएंसी कितने की आनी चाहिए, 10 की। तो यहाँ से मैं बिल्डर ले लेता हूँ एक बार, 14 यदि मैं बिल्डर लूँ तो 14 बिल्डरों की एफिशिएंसी कितने की आएगी, 14 दूना 28 काम करेंगे। और फिर यहाँ से बाकी कितने बचे, 6 डिस्ट्रॉय लूँगा तो 6 डिस्ट्रॉय की एफिशिएंसी एक की कितने की, 3 की। तो 6 की कितने की आएगी, 18 की। तो इनका अंतर कितने का है, 10 का। और ये एफिशिएंसी की भी कितने की है, 10 की। तो यहाँ पर बिल्डर कितने लिए मैंने, 14, डिस्ट्रॉय कितने लिए, 6। और पूछा क्या गया है इसमें से विध्वंसक कितने, डिस्ट्रॉय कितने, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है, दिए गए समूह से विषम आकृति को चुने। आपको ये 4 समूह दिए गए A B C D। अब इसमें देखो ये लाइन सीधी है, इसमें भी लाइनें सीधी है, इसमें भी लाइनें सीधी है, लेकिन इसमें लाइनें इस प्रकार से तिरछी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विषम आकृति होगी ऑप्शन नंबर ए, समूह ए वाली आकृति विषम होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है, निम्न ग्राफों में से कौन सी कार की एक समान गति को दर्शाता है। इसमें तो क्या है कि समय बढ़ने के साथ साथ यहाँ से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में तो देखो कार की गति है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कार की गति बढ़ती जा रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सेकंड में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है कार की गति एक समान है, नहीं तो बढ़ रही है और नहीं घट रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ग्राफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड और सी और डी को आपको देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया निम्नलिखित अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद संख्या नहीं है। अब अक्षर देखो, यहाँ पे पहले आता है एम के ठीक पहले प्रतीक है और बाद में संख्या नहीं है, तो एक तो आ गया एम। नेक्स्ट देखते हैं अक्षर ए के ठीक पहले प्रतीक है और बाद में संख्या नहीं, तो ए आ गया सेकंड वाला अक्षर। फिर देखते हैं एन के पहले देखो प्रतीक है लेकिन बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन संख्या आ गई। फिर बी देखो, अक्षर बी में पहले प्रतीक है भी नहीं। फिर ओ देखते हैं, ओ में पहले प्रतीक नहीं है। फिर सी देखते हैं, सी में पहले प्रतीक और बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए। सी में देखो, सी में पहले यहाँ पर प्रतीक है भी नहीं। पी में भी पहले प्रतीक नहीं है और यहाँ पर डी में पहले प्रतीक है परंतु बाद में संख्या आ गई। तो केवल एम और ए दो ही ऐसे हैं जिनके पहले प्रतीक है और बाद में संख्या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ये दो ऐसे दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह मंझला कोष्टक 38 माइनस यहाँ पर 60 भाग 5 इंटू 16 माइनस 8, इन पर बार लगा हुआ है, डिवाइड 2 और यहाँ डिवाइड 3, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा गया, मंझला ब्रैकेट 38 60। अब डिवाइड है तो ये इसमें बदल जाएगा, इंटू 1/5 लिख दूँ। अब 16 में से 8 चले जाएंगे तो कितना है 8, और ये डिवाइड 1/2 इंटू 1/3, यहाँ छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट, ये पूछा गया है कितना आएगा। यहाँ पर 38 माइनस ये इसका भाग दे दूँ मैं, कितनी बार जाएगा 12 बार। अब और इसका भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, और 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार। तो 4 तो कितने हो गए 16। अब 38 में से मैं 16 निकालूंगा तो कितना बचेगा 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 22, ऑप्शन नंबर 4। तो आज ये आपके क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर नंबर 6, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ कल मैं डिस्कशन करूँगा, जो हुआ था आपके 13/8/2018 को। इसका डिस्कशन मैं कल करता हूँ, और आज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अब यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाने में काफ़ी हमें टाइम लगता है, तो इतनी मेहनत करते हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एक डबल एनर्जी के साथ
आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो इतना सपोर्ट आप ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस जो मैंने अभी पेपर डिस्कशन कराया था इसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और PDF डाउनलोड करके एक बार पुनः प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि 2023 में आने वाली ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सके। थैंक्स।